हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेज सेशन वी विल टॉक अबाउट वर्ब। जब हम बात करते हैं वर्ब की, इट डिफाइंस एन एक्शन। जब भी हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब का मतलब होता है किसी भी एक्शन के बारे में बात करना। तो लैंग्वेज में अगर आपके पास नाउन और प्रोनाउन है, इफ यू आर डीलिंग विद अ नाउन और प्रोनाउन, दे विल परफॉर्म एज योर सब्जेक्ट। वो आपके सब्जेक्ट का काम करते हैं या तो ऑब्जेक्ट का। लेकिन बात सब्जेक्ट की हो या ऑब्जेक्ट की हो, देयर मस्ट बी एन एक्शन। एक क्रिया जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रिया ही नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन कर देती है। तो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब की, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब एक एक्शन होता है। ओके, नाउ जब हम एक्शन को बाइफरकेट करते हैं तो बहुत आसान है आपके लिए समझना कि वर्ब कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स और एन एक्शन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द अदर इज मेन वर्ब। ये हमारा बेसिक बाइफरकेशन होता है वर्ब का। जब हम बात करते हैं वर्ब के बाइफरकेशन की, तो वर्ब की टाइप्स की बात नहीं कर रही हूं मैं। वर्ब 5 किस्म की होती है, दैट इज अनदर थिंग। ये हम इंट्रोडक्टरी फेज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बेसिक बाइफरकेशन स्टडी कर रहे हैं कि जो हमारा वर्ब होता है दैट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड अदर इज मेन वर्ब। नाउ व्हाट इज दिस हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब को हम इजी फॉर्मेट में समझने के लिए कह सकते हैं टाइम टेलर। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, जिसे कि लैंग्वेज सहायक क्रिया कहती है, वो हमें समय का बोध कराती है, वो हमें टेंसेस की नॉलेज देती है। सपोज, चलिए देखते हैं, अगर हम किसी स्टेटमेंट में डू, डज, इज, एम, आर, हैज या हैव लिखा देखते हैं, अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो टाइम का इंडिकेशन होता है कि वी आर इन द प्रेजेंट जोन। देखिए, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वो आगे टेंस का बाइफरकेशन है। लेकिन इनके होने से हमें इतना आइडिया तो आ गया कि हम प्रेजेंट में हैं। इसी तरह अगर डू से बना दिया जाए डिड, इज एम आर से बना दिया जाए वॉज वर, और हैज हैव से बना दिया जाए हैड, तो फटाफट लैंग्वेज अपने टेंस के फेज को चेंज करेगी और प्रेजेंट से आ जाएगी पास्ट में। और उसके बाद जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, अब फ्यूचर सिंपल में विल शैल होता है, कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी होता है, परफेक्ट में विल और विल शैल के साथ में हैव होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन होता है। वो टेंस का बाइफरकेशन है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर टेंस में विल का और शेल का होना मस्ट है। विल और शेल की एब्सेंस में आप किसी भी तरीके से फ्यूचर के इंडिकेशन नहीं दे सकते। तो अब मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि क्यों हेल्पिंग वर्ब को टाइम टेलर कहा गया। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, ये हमें कन्वे करते हैं टेंस का, कि हम किस टेंस की जोन में हैं और उसके बाद से टेंस के किस सब डिवीजन में हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि डू डज होगा तो प्रेजेंट में हैं हम, और सब डिवीजन आ जाएगी सिंपल। इसके बाद जब हम बात करते हैं मेन वर्ब की, मेन वर्ब का मीनिंग होता है एक्चुअल एक्शन ऑफ योर सब्जेक्ट। देखिए, बिना क्रिया सब्जेक्ट के क्रिया हो ही नहीं सकती। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, तो इस लाइन से आपको आइडिया आ गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। और आगे मैं आपको बात बताऊं ना, तो बट ऑब्वियस आप क्यूरियोसिटी से वेट करोगे कि ठीक है, पता चल गया कि बात पास्ट की है, पर है क्या? ओके, तो हेल्पिंग वर्ब हमको समय बताते हैं, मेन वर्ब हमको समय का एक्शन बताते हैं। कभी भी हम कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं जिसमें हम टाइम का इंडिकेशन तो दे दें, लेकिन हम उसमें एक्शन ना बताएं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं वी आर और आगे कुछ भी ना लिखूं, तो वी आर अपने आप में कुछ कन्वे नहीं कर रहे। वी आपका सब्जेक्ट हो गया,
आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि ये आपको प्रेजेंट का बोध करा रहा है और आगे मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो बात खत्म हो गई, खराब हो गई, इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए वी आर स्टडिंग वर्ब्स, देखो आपकी स्टेटमेंट में एक लुक आ गया, सब्जेक्ट हो गया वी, हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, क्योंकि बात प्रेजेंट की है। इस प्रेजेंट में हम कर क्या रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा मेन वर्ब हो गया और जो वर्ब्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको याद रखना है किसी भी एक्शन में हेल्पिंग और मेन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपको बताता है कि आप टाइम के किस जोन में हैं और मेन वर्ब आपको बताता है कि आप उस जोन की बात कर क्यों रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब में आप उस जोन का एक्शन बताते हैं कि आपके सब्जेक्ट ने किया क्या था। जैसे अभी यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो हम प्रेजेंट कह रहे हैं, अगर इस आर को वर्ब बना दिया जाए तो ये फटाफट से प्रेजेंट से पास्ट में स्विच कर जाएगा और वर्ब से जैसे ही शैल बी बना दिया जाएगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस बताने लगेगा। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलने से, देखा आपने, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलने से आपका काल चेंज हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब टाइम कन्वेयर होते हैं, मेन वर्ब एक्शन कन्वेयर होते हैं। इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब, कि हमारे पास वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपने वर्ब का इंट्रोडक्शन ले लिया कि वर्ब का मतलब होता है एक एक्शन, और वर्ब को हम दो तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टाइम टेलर होते हैं और मेन वर्ब एक्चुअल एक्शन होते हैं। फाइन, अब जो बात आती है वो आती है बात टाइप्स ऑफ वर्ब्स की, कि वर्ब के टाइप कितने होते हैं। मैंने आपके सामने दो वर्ब के टाइप्स लिखे हुए हैं, एक लिखा है फिनिट वर्ब, दूसरा है नॉन फिनिट, और आगे कुछ इनफिनिट, जिरंड और पार्टिसिपल जैसा कुछ लिखा है। ठीक है, तो चलिए इनको पहले एक्सप्लेन करते हैं। ये सिर्फ टाइटल बनाए गए हैं आपके लिए, अब हम वन बाय वन टाइटल को डिस्कस करेंगे और इनको जो है सॉल्व करते जाएंगे समझते हुए। इसके बाद वर्ब के दो टाइप और बचते हैं, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट के बाद दो टाइप और होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए पहले बात करते हैं फिनिट वर्ब की। फिनिट वर्ब क्या होती है, तो याद रखना बहुत आसान है, दैट इज इट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद सब्जेक्ट, it can be used only in present and past। चलो कितना आसान है, देखो जो आपकी फिनिट वर्ब होती है वो अपने जो है सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाती है और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में यूज की जा सकती है, मतलब फ्यूचर नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मॉन्टी रन्स होम, ठीक है, कि मॉन्टी जो है घर की तरफ भागता है या घर भागता है, या फिर अगर मैं इस रन को रैन बना दूं, मॉन्टी रैन होम, कि मॉन्टी अपने घर भाग गया। तो देखो सब्जेक्ट कौन है आपका, मॉन्टी है, वर्ब क्या है आपकी, रन है। अब एस और ईएस तो इस वजह से लगा है क्योंकि अपना मॉन्टी जो है वो सिंगुलर है, और सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस की प्रोविजन आती है। तो मॉन्टी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है रन्स के साथ में और इधर रैन के साथ में। यही हमने आपके ऊपर डेफिनेशन में लिखा कि ये जो फिनिट वर्ब होती है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इसके सब्जेक्ट के साथ में, और ये प्रेजेंट और पास्ट में यूज हो सकती है। जैसे आई टीच यू, टीच का डायरेक्ट रिलेशनशिप है मेरे साथ में, मैं पढ़ा रही हूँ, और टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट होता है, तो आई टॉट यू। दिस इज कॉल्ड फिनिट वर्ब। नाउ व्हेन इट कम्स टू द नॉन फिनिट वर्ब, आपको याद रखना है कि नॉन फिनिट वर्ब डजंट हैज एनी रिलेशनशिप विद इट्स सब्जेक्ट। इसको इसके नाउन से, प्रोनाउन से कुछ नहीं लेना देना होता, ये वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती है, बस इसका नाम वर्ब है।
इसका नाम वर्ब है, तो दिमाग में ऐसी कोई भी इंप्रेशन नहीं रखनी है कि ये हेल्पिंग या मेन वर्ब होगी, नहीं, ये उनमें से कुछ भी नहीं है। ये एक इस तरह की वर्ब है जो एज अ नाउन, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव काम करती है तो ये वर्ब ही, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करती, आपको कोई क्रिया करके नहीं दिखा सकती। क्रिया करने की बजाय ये अपने आप को नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव के फॉर्मेट में क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इट बिहेव्स एज नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ओके, तो अब आपको मेरी बात याद रखनी है कि जब भी बात आ जाए नॉन फिनिट वर्ब की, तो नॉन फिनिट वर्ब वर्ब की तरह कोई क्रिया नहीं करती है, बस इसका नाम ही वर्ब है। असल में ये नाउन की तरह, एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करती है, और इसके आगे 3 पार्ट होते हैं, इनफिनिट, जीरंड एंड पार्टिसिपल। ओके, अब इनफिनिट, जीरंड और पार्टिसिपल क्या होते हैं, इन पे हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक बार ये दोनों चीजें समझा दूं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको फिनिट और नॉन फिनिट का डिफरेंस समझ नहीं आएगा, आप इनफिनिट, जीरंड और पार्टिसिपल के डिफरेंस को नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो पहले तो हमने जो आपने इंट्रोडक्शन में सीखा उसके बारे में एक छोटा सा रेपिटेशन दे रही हूँ आपको, कि वर्ब के फंडामेंटल बाइफर्केशन 2 होते हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब, जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आपको टाइम कन्वे करती है, और मेन वर्ब उस टाइम का एक्शन बताती है। जैसे अभी वी आर स्टडिंग, आर इज हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग इज मेन वर्ब। फाइन। उसके बाद जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की, तो पहली टाइप आती है आपकी ये वाली, जिसको हम कहते हैं फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें आपके सब्जेक्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आपके वर्ब के साथ, मतलब आपकी स्टेटमेंट में जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन को उस सब्जेक्ट से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप सब्जेक्ट को अलग कर देंगे तो एक्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसको प्रेजेंट एंड पास्ट में यूज किया जा सकता है। ओके, उसके बाद आता है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब में मैंने आपको बताया, बस इसका नाम ही वर्ब है, असल में ये वर्ब की तरह कोई क्रिया एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो अगर ये क्रिया एक्सप्रेस नहीं करती तो फिर ये काम क्या करती है, तो ये काम करती है नाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव के फॉर्मेट में, मतलब अपने आप को या तो नाउन की तरह रिप्रेजेंट करती है, या तो एडजेक्टिव की तरह, या फिर एडवर्ब की तरह। इसके आगे 3 सब डिविजन्स होते हैं, इनफिनिट, जीरंड एंड पार्टिसिपल। आई होप इतना क्लियर हो गया है आपको। अब बात करते हैं आपकी इनफिनिट वर्ब की। इनफिनिट वर्ब क्या करती है, तो सबसे पहले आप याद करेंगे, रखेंगे, इट कैन वर्क एज नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। जो हमने डेफिनेशन में लिखा था ना कि जो इनफिनिट वर्ब होती है, सॉरी नॉन फिनिट वर्ब होती है, वो नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करती है, तो उनमें से जो पहली कैटेगरी है इनफिनिट, इनफिनिट वर्ब इन तीनों क्राइटेरियाज को फेस कर सकती है। इनफिनिट वर्ब अपने आप को नाउन भी बना के दिखा सकती है, अपने आप को एडवर्ब भी बना के दिखा सकती है, अपने आप को एडजेक्टिव भी बना के दिखा सकती है। अब इनफिनिट वर्ब बनती कैसे है, इट फॉर्म्स बाय एडिंग, क्या ऐड करना है हमने, हमने ऐड करना है टू। इट फॉर्म्स बाय एडिंग टू बिफोर वर्ब। आपकी स्टेटमेंट का जो भी वर्ब होता है उस वर्ब के पहले टू लगा दो। अगर टू लगा है किसी वर्ब के पहले तो वो आपका इनफिनिट वर्ब कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, गीता loves to sing, full stop। अब देखो, गीता हो गई आपका सब्जेक्ट, गीता का एक्शन हो गया लव्स। गीता को क्या चीज पसंद है, तो गीता का मेन एक्शन है किसी चीज को पसंद करना, तो लव्स हो गया आपका मेन वर्ब। अब गीता को क्या पसंद है, गीता को सिंगिंग पसंद है, तो ये
टू सिंग। अब जो सिंग रह गया, वैसे तो सिंग सैंग संग होता है, सिंग इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन यहाँ गीता की मेन वर्ब सिंगिंग नहीं है, यहाँ गीता की मेन वर्ब लव्स है। और उसे लव है किस चीज से, उसे क्या पसंद है, उसे सिंगिंग पसंद है, उसे गाना पसंद है। तो सिंग के आगे ये जो टू लगा है, इस टू की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये यहाँ पे क्या है, इनफिनिट वर्ब है। तो ये हो गया आपका इनफिनिट वर्ब। अब जीरेंट क्या होते हैं, अब देखो आपने इनफिनिट वर्ब पे लिखा था कि इट कैन बिहेव एज नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, लेकिन जीरेंट इन तीनों की तरह एक्शन नहीं कर सकता। जीरेंट केवल और केवल इट बिहेव्स एज नाउन। जीरेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नाउन के फॉर्मेट में दिखा सकता है, और बनता कैसे है, it is formed by adding, अब हमें क्या ऐड करना है, इन्फिनिट में हमने टू ऐड किया था, यहां पे हमें ऐड करना है ing। किसके आगे ऐड करना है, बिफोर वर्ब। यहाँ पे हम वर्ब के पहले जब ing ऐड कर देते हैं, वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका जीरेंट बन जाता है और काम करता है एक नाउन की तरह। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल स्मोकिंग। अब यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, अब यहाँ पे स्मोकिंग एक्शन नहीं है, अब यहाँ पे स्मोकिंग एक नाम है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो देखा, अब यहाँ पे स्मोकिंग एक एक्शन नहीं है, यहाँ पे एक नाम है कि कुछ खतरनाक है तुम्हारे लिए। क्या खतरनाक है, स्मोकिंग खतरनाक है। तो यहाँ पे स्मोकिंग स्टैंड्स फॉर धूम्रपान। इट बिहेव्स, इट वर्क्स एज अ नाउन। तो हमें याद रखना है कि इन्फिनिट जो होता है वो नाउन की तरह, एडवर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। बनता कैसे, वर्ब के आगे टू लगाने से। और जीरेंट केवल और केवल नाउन की तरह बिहेव करता है, और बनता कैसे, वर्ब के पहले ing लगाने से। अब आती है बात पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल कैसे बनता है, पहले तो हम याद रखेंगे, इट बिहेव्स एज एडजेक्टिव। इट बिहेव्स एज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मतलब ये विशेषता बनाता है। अब ये बनता कैसे है, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग। अब देखो ये दो तरह से बन सकता है, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ईदर ing और ed। या तो ing लगा सकते हैं आप इसके साथ में, या ed लगा सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ing और ed किसके साथ में, बिफोर वर्ब। आपकी वर्ब के साथ ing लगा दे, या आपकी वर्ब के साथ ed लगा दे, ये दोनों तरीके से बन जाएगा। जैसे हमने लिखा, द सिंगिंग बर्ड lost in the fog। The singing bird was lost in the fog। अब बर्ड है आपके पास में नाउन, बर्ड की विशेषता क्या है, बर्ड क्या कर रहा था, वो गाना गा रहा था। तो आपने सिंपल बर्ड नहीं बोला कि द बर्ड लॉस्ट इन द फॉग, आपने बोला द सिंगिंग बर्ड वाज लॉस्ट इन द फॉग। मतलब वो पक्षी, वहां बहुत सारे पक्षी थे, लेकिन मैं बात उसकी कर रहा हूं जो गाना गा रहा है। जैसे हम लिखे यहाँ पे, द इंजर्ड वर्कर। अब वर्कर जो है कॉमन नहीं है, वर्कर क्या है, इंजर्ड है, वर्कर को चोट लगी हुई है। तो अगर आपके पास में 50 वर्कर्स हैं, तो आप उनमें से उस वर्कर की बात कर रहे हो जिसे चोट लगी है। द इंजर्ड वर्कर वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर। ओके, तो अब हम एक ओवरव्यू लेते हैं
फिनिट और नॉन फिनिट का, इसके बाद हम ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। तो हमें याद रखना है फिनिट वर्ब का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है अपने सब्जेक्ट के साथ में, प्रेजेंट और पास्ट में ऑपरेट करती है। नॉन फिनिट वर्ब का नाम ही वर्ब है, असल में कोई एक्शन नहीं कर सकती, लेकिन नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह खुद को रिप्रेजेंट करती है। और इसके आगे 3 पार्ट होते हैं, इनफिनिट, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। इनफिनिट तब बनता है जब वर्ब के पहले टू लगा दिया जाता है, जीरेंड तब बनता है जब वर्ब के पहले वर्ब के साथ में आईएनजी लगाया जाता है। और बाय एडिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, आपको याद रखना है, यहाँ पे बिफोर नहीं होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे बिफोर लगा देंगे, तो अगर यहाँ पे बिफोर लगता है तो स्मोकिंग के पहले आईएनजी कैसे लगाएंगे? फाइन, तो हमें याद रखना है फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी इन द वर्ब। ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म करने से होता है और ये वर्ब में ईडी या फिर आईएनजी फॉर्म करने से होता है, बिफोर नहीं आएगा। यू नीड टू टेक केयर अबाउट इट। तो जीरेंड तब बनता है जब वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और ये आईएनजी लगने से नाउन बन जाता है। और पार्टिसिपल तब बनता है जब वर्ब के साथ ईडी या आईएनजी लगता है और ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के फॉर्मेट में काम कर सकता है। दिस is the explanation of finite and non-finite verb. Now let's move further और देखते हैं इसके बाद जो remaining 2 categories हैं वो हमारे लिए क्या करती हैं। चलिए अब after finite verb और non-finite verb जो हमारे पास next type है वो है transitive verb और intransitive verb की। अब जब हम बात करते हैं transitive verb की, तो transitive verb को याद रखना बहुत आसान है। क्या इसका definition? If a verb requires an object, अगर आपकी वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, if a verb requires an object, it means it is a ट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपकी वर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी, माई मदर, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, बेक्ड ए केक। अब अगर मैं रुक जाती, माई मदर बेक्ड, फुल स्टॉप, बेक्ड व्हाट, क्या बेक किया, तो बताना पड़ेगा ना कि क्या बेक किया है। माई मदर बेक्ड ए केक। सिमिलरली अगर मैं लिखूं गीता रॉट ए लेटर, तो अगर आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो बेक्ड एंड रॉट इज योर फॉर्म ऑफ वर्ब। बेक्ड का रिलेशनशिप है केक के साथ में और रॉट का रिलेशनशिप है लेटर के साथ में। तो जब आपके वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ व्हेन इट कम्स टू इनट्रांजिटिव वर्ब, इसका क्या डेफिनेशन है? इट does not need any object। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का पहला फंडामेंटल डिफरेंस क्या आ गया कि ट्रांजिटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए था और इनट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। फिर अगर इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो फिर ये करती क्या है? इट ओनली involves subject। मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इसका रिलेशनशिप अपने सब्जेक्ट से ही होता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, I was surprised, फुल स्टॉप। ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है कि मैं तो हैरान ही हो गई, मेरे होश ही उड़ गए। तो सरप्राइज्ड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका रिलेशनशिप मेरे साथ है, तो ये इंट्रांजिटिव होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, ही लाफ्ड, फुल स्टॉप, तो बात खत्म हो गई कि वो हंस रहा था या वो हंसने लगा। तो
लाफ्ड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब और वो खुद हंस रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो किस पे हंसा या वो क्यों हंसा मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आपकी वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, आपकी वर्ब की डिपेंडेंसी आपके ऑब्जेक्ट पे है, तो आप उसे कहेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आपकी वर्ब का लेना देना ऑब्जेक्ट की बजाय सब्जेक्ट से ही है, तो आप कहेंगे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आपकी वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, दैट टू विदाउट इज एम आर वॉज वर्ब, तो आप कहेंगे ये जीरेंड है, ये नाउन की तरह काम करेगा। अगर आपकी वर्ब के साथ आईएनजी या ईडी लगा है और वो किसी की विशेषता बता रहा है, तो आप कहेंगे ये पार्टिसिपल है। अगर आपकी वर्ब के पहले टू लगा है, तो आप कहेंगे ये इन्फिनिट है, ये एक नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। और अगर आपकी वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आ रही है, तो आप कहेंगे ये मेन वर्ब है। और अगर डायरेक्ट एक्शन आपको दिखाया जा रहा है, तो आप कहेंगे ये मेन वर्ब है। ये इंट्रो से लेके अभी तक का वर्ब्स का क्लासिफिकेशन है। इसके बाद से वी विल टॉक अबाउट द फर्दर स्टेप कि हमें वर्ब में मॉडल आते हैं तो कैसे चलना है, अगर वर्ब में कंडीशंस आती हैं तो कैसे चलना है, ठीक है जी। तो ये आपका वर्ब का इंट्रोडक्टरी पार्ट फिनिश हो गया।